इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति को देखा था और समझा था। तो उसी के काट में भारत ने अपनी तरफ से क्या नीति बनाई और उसको किस तरीके से क्रियान्वित किया, उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में हम लोगों ने देखा था कि चीन ने कई देशों में एक नेवल बेस तैयार करने की कोशिश की। मुख्य रूप से सी पोर्ट का विकास किया था हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में, और उसमें कई जगह अपने लिए सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए या कुछ सुरक्षा से संबंधित जो सहूलियतें थी समझौते किए गए तो चीन के द्वारा, तो वो सहूलियतें भी हासिल की गई। तो उसी को काउंटर करने के लिए भारत ने क्या किया, तो एक आयरन कर्टन की नीति अपनाई। उसमें पॉइंट वाइज अर्थात जहां जहां पे चीन ने स्थापित करने की कोशिश की उसको या तो कमजोर करने की कोशिश किया या उस समझौते में परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई अपने पड़ोसी देशों के द्वारा। तो उसके लिए क्या किया गया, जैसे बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट का विकास चीन ने किया, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता और अपने पुराने ऐतिहासिक संबंध को और मजबूत करते हुए चटगांव पोर्ट और मंगला पोर्ट, दो सी पोर्टों को अपने अधीन में ले लिया। अर्थात कि समझौते किए बांग्लादेश से कि उन सी पोर्ट का विकास और परिचालन आगे के वर्षों में भारत करेगा, और साथ ही चीन जो है सो यहाँ पे चटगांव का किसी तरीके से सैन्य दृष्टि से उपयोग नहीं कर पाएगा। अब इसी में जो एक और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है एक समझौते की। 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें दोनों देशों को एक दूसरे के द्वीप अदला बदली करने थे। तो उसमें से भारत को एरिया का नुकसान हो रहा था, तो कोई भी सरकार निर्णय लेने से पीछे हट रही थी। परंतु 2015 में सरकार ने निर्णय लिया और उन द्वीपों का अदला बदली दोनों देशों ने कर लिया। उसके बाद से बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध और भी मजबूत हुए, और चीन को जो वहां पे एक पैर पसारने की जगह मिल रही थी तो वो जगह वहां से समाप्त हो गया। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पहली मोती चली गई। बर्मा अर्थात म्यांमार में क्या हुआ, तो वहां पे सीतवे और कोको द्वीप, कोको आइलैंड दिया गया था विकास के लिए। तो वो तब की बात है जब वहां पे सैन्य सरकार थी। बाद में जब लोकतंत्र की वहां पे बहाली हुई म्यांमार में और आंग सान सूची वहां की राष्ट्रपति चुनी गई, तब भारत के लिए वो ज्यादा अनुकूल सरकार वहां पे स्थापित हुई। और भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझते हुए और संबंध मजबूत करते हुए चीन को उस तरीके की सहूलियतें अब नहीं मिल रही है, अर्थात वो पूरी तरीके से सैन्य रूप से इस बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हबनटोटा श्रीलंका के द्वारा, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो श्रीलंका की सबसे बड़ी चिंता जो थी वो ऋण वाली समस्या थी कि चीन ने जो ऋण दिया था 6.5% रेट पे दिया था, जो कि बहुत ज्यादा था। तो भारत ने क्या किया कि ऋण को चुकाने के लिए सॉफ्ट लोन उसे दिया 1% इंटरेस्ट पे। और तब जो है सो भारत और श्रीलंका के संबंध और मजबूत हुए, और साथ ही चीन की जो वास्तविक छुपी हुई जो मंशा थी वो भी समझ गया श्रीलंका कि वो सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है बल्कि सैन्य दृष्टि से भी इस्तेमाल करना चाहता है। तो उसके लिए क्या किया गया श्रीलंका के द्वारा, तो हबनटोटा के बगल में ही 100 किलोमीटर की दूरी पे एक एयरपोर्ट दिया गया विकास के लिए भारत को, और उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारत सैन्य दृष्टि से भी कर सकता है। अर्थात इस पॉइंट पे भी नजर रखी जा सकती है हबनटोटा पर चीन की गतिविधियों पे। और साथ ही जापान और अमेरिका के द्वारा भी श्रीलंका पे एक तरीके से बाध्य किया गया या दबाव डाला जा रहा था कि चीन को यहाँ पे किसी तरीके से सैन्य बेस प्रदान नहीं किया जाए। तो अब चीन के साथ जो श्रीलंका का पुराना समझौता था उसको रिव्यू करने की
कोशिश की जा रही है, अर्थात वो रिव्यू करने के लिए तैयार हो गया है और पूरी संभावना है कि जो उन्हें सैन्य सहूलियतें मिलनी थी वो सहूलियतें अब नहीं दी जाएगी। तो ऐसा अगर हो जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण मोती यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से मालदीव में क्या किया गया कि वहां पे पहले कम्युनिस्ट समर्थित सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, तो उसके भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, वो चीन के ज़्यादा नज़दीक हो गया था। परंतु 2 साल पहले वहाँ पे सरकार बदल गई और लोकतंत्र समर्थित सरकार वहाँ पे स्थापित हुई और वो सरकार जो बनी है मालदीव में, वो भारत से मित्रवत व्यवहार रख रही है और भारत के साथ में एक सुरक्षा समझौता हुआ है। पहले भी सुरक्षा समझौता था, लेकिन अभी सुरक्षा समझौता हुआ है कि जो भी सुरक्षा से संबंधित चिंताएं होंगी मालदीव की वो भारत पूरी करेगा। और साथ में 2 पोर्ट दिए हैं विकसित करने के लिए और भारत वहां पे अपनी सर्विलांस के लिए रडार भी स्थापित कर सकता है। तो इस पॉइंट पे भी चीन की गतिविधियों को नजर रखा जा सकता है। अब हम आते हैं ग्वादर के लिए। तो ग्वादर को काउंटर करने के लिए क्या किया गया, तो ईरान में एक जगह है चाबहार, तो यहाँ पे भारत एक सी पोर्ट विकसित कर रहा है और यहाँ से एक अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया को एक रास्ता बनाया जा रहा है और ये एक कोशिश है कि यहाँ से इस तरफ से सीपीईसी जो बनाई जा रही है चीन के द्वारा उसको काउंटर किया जाएगा। और ये चाबहार की जो स्थिति है ग्वादर से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी है, तो और ये लगभग ऑपरेशनल स्टेज में आ चुका है चाबहार का जो सी पोर्ट है। तो यहाँ से चीन की गतिविधियों को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हरमुज की खाड़ी के पास में एक देश है ओमान, ओमान के साथ में एक सुरक्षा समझौता किया गया और उसमें डोकाम नामक एक जगह दी गई है, जो कि यहाँ पे भारत इसको डोकाम को पूरी तरीके से विकसित कर रहा है और ओमान के द्वारा जो संधि की गई है उसमें है कि इस जगह का इस्तेमाल भारत तीनों सेनाओं के बेस के लिए कर सकता है, अर्थात मिलिट्री एयरबेस, नेवी एयरबेस और एयरफोर्स के बेस अपने स्थापित कर सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जो भी तेल यहाँ से भारत को आते हैं या भारत के जो निर्यात होते हैं इन देशों को, खाड़ी के देशों को, तो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ग्वादर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ग्वादर की दूरी ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे एक जिबूतू नाम के जगह है, वहां पे चाइना ने एक एयरबेस तैयार किया था, तो उस एयरबेस के काट के लिए भारत ने भी जिबूती से एक समझौता किया। अब भारत को भी दिया गया जिबूती के द्वारा एक एयरबेस प्रदान किया जा रहा है विकसित करने के लिए, तो भारत भी उसी तरीके से वहां पे बैठ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ अदन की खाड़ी से होकर स्वेज नहर होते हुए जो व्यापार होता है तो वहां पे भी कंट्रोल कर सकता है, अर्थात चीन की गतिविधि को वहां भी काउंटर कर सकता है। इसके अतिरिक्त सेशल्स, मडागास्कर, रियूनियन, इन 3 जो द्वीपीय देश हैं इनके साथ समझौते किए गए हैं और यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्राप्त किया गया है, अर्थात भारत की नेवी वहां पे रुक सकती है, साथ में रडार लगाने और सर्विलेंस के लिए जो अन्य उपकरण होते हैं वो भी लगाए जा सकते हैं वहां पे। तो इससे पूरी जो हिंद महासागर की जो गतिविधि है खास करके अरेबियन सी में वो काफी मजबूत हो गई है। तो अब बंगाल की खाड़ी के लिए क्या किया गया, तो बंगाल की खाड़ी में मलक्का स्ट्रेट चीन का एक दुखता हुआ रग है, भारत इसको जब चाहे तब रोक सकता है क्योंकि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये काफी स्ट्रॉन्ग नेवल बेस है भारत का। अब इसको और भी मजबूत बना दिया गया है, और मजबूत कैसे बना दिया गया, तो तीनों पहले सिर्फ एक नेवल बेस था, अब इसको पूरी तरीके से एक मिलिट्री बेस के रूप में तैयार कर दिया गया है, अर्थात तीनों जो सेनाएं हैं उसको वहां पे स्थापित कर दिया गया, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों यूनिटें यहाँ पे लगा दी गई। साथ में एक P8 एक जहाज है, एयरक्राफ्ट है,
वो क्या है, तो सबमरीन किलर इसको बोला जाता है। तो चीन की गतिविधियां देखी गई है कि उसकी सबमरीन जो है वो हिंद महासागर में आती है। तो यहाँ पे P-8 तैनात कर दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये बहुत ही घातक और बहुत मारक क्षमता वाली P-8 एयरक्राफ्ट है। तो वो सबमरीन को ढूंढ के और उसको किल कर देता है उसको, इसलिए उसको सबमरीन किलर भी कहा जाता है। तो ये किया गया, इस बेस को काफी स्ट्रॉन्ग किया गया। इसके अतिरिक्त और क्या किया गया, तो इंडोनेशिया के साथ में एक समझौता करके सेवांग नामक जगह में सीपोर्ट विकसित किया जा रहा है। और यहीं पे सिंगापुर से एक चंगी नेवल बेस है, उसको विकसित किया जा रहा है और भारत इसका इस्तेमाल भी कर सकता है, सेवांग में भी चंगी में भी। तो मलक्का स्ट्रेट जो है इसको पूरी तरीके से भारत कंट्रोल में ले सकता है। इधर से सिंगापुर में चंगी, इधर से सेवांग और इधर से अंडमान निकोबार। तो तीनों तरीके से भारत को यहाँ पे काउंटर करने का स्थिति है। अब इसके अतिरिक्त और एक है कोकोस द्वीप, कोकोस आइलैंड। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कोको द्वीप दोनों जगह है, एक बर्मा में म्यांमार में भी है और एक ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। तो ये सुंडा स्ट्रेट है, तो इस रास्ते से भी एक आने का एक रास्ता बनता है। तो भारत ने यहाँ पे भी एक बेस स्थापित किया, अर्थात बेस तो स्थापित नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है। और जापान के साथ भी ऐसा ही एक द्विपक्षीय समझौता किया गया है कि दोनों देश एक दूसरे के जो मिलिट्री बेस है, खास करके हिंद महासागर और पैसिफिक रीजन में, तो उन नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कोकोस आइलैंड में ऐसा ही किया जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग किया गया। इसके अतिरिक्त और क्या किया गया, तो दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम, इन सारे देशों के साथ में भारत ने अपने सुरक्षा से संबंधित संधियां की है। और ये अधिकतर जो देश हैं अपने भारत को नेवल बेस प्रदान कर रहे हैं, खास करके वियतनाम और जापान। और फिलीपींस भी से अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वो भी हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। दक्षिण कोरिया में या ये क्या है, तो उसके मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त करना। तो वियतनाम और जापान के साथ ऐसा हो चुका है। तो ये होने से फायदा क्या होगा कि भारत की जो भी मिसाइल है उसकी रेंज कम है। और चीन की जो आबादी है ये पूर्वी हिस्से में अधिकतर है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 94% आबादी है इधर रहती है, और सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी क्षेत्र में केंद्रित है। तो भारत अगर मिसाइल से हिट करता है तो ये दूरी ज्यादा पड़ती है, पूरे रेंज को कवर नहीं हो पाता है। तो भारत ने एक मिसाइल विकसित किया है K4, इसको अरिहंत सबमरीन में फिट किया जा सकता है। अब भारत की योजना है कि इस सबमरीन को फिलीपींस में, दक्षिण कोरिया में, जापान में, वियतनाम में ये तैनात कर दिया जाए, ताकि यहाँ के पूर्वी क्षेत्र जो है चाइना का, वो पूरी तरीके से भारत के पहुंच में आ जाएगी, उस मिसाइल के रेंज में आ जाएगी। तो जापान और वियतनाम के साथ ऐसा हो चुका है वो समझौता, और फिलीपींस के साथ और दक्षिण कोरिया के साथ, इन देशों के साथ में भी ऐसी ही समझौता करने की कोशिश की जा रही है। तो हिंद महासागर में चीन जिस तरीके से भारत को घेर रहा था, यहाँ पे साउथ चाइना सी और येलो सी में चीन को उसी तरीके से लगभग घेर चुका है। वियतनाम के साथ में जो समझौता किया गया है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वियतनाम यहाँ पे एक नेवल बेस दे रहा है भारत को, साथ में साउथ चाइना सी में जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो दिया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त भारत ने उसे ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। रसिया के साथ एक भारत के सहयोग से अन्य हथियार दिए जा रहे हैं। वियतनाम को काफी मजबूत किया जा रहा है, अर्थात भारत वियतनाम के पीछे खड़ा होकर एक चाइना के सामने
वियतनाम को खड़ा कर रहा है भारत। और भारत की जो सेनाएं हैं, खास करके नेवी, इसकी पहुंच लगभग साउथ चाइना सी तक हो चुकी है। अब तकनीकी रूप से भी वियतनाम से बहुत सारे समझौते हुए हैं। तो ये सारी चीजें की गई है। इसके अतिरिक्त एक रोड का विकास किया जा रहा है, जो यहाँ से अर्थात भारत के इस हिस्से से म्यांमार और थाईलैंड तक जा रही है ये सड़क। तो ये भी काउंटर करने की कोशिश है, और यहाँ से इस पूर्वी क्षेत्र को निशाना बनाया जा सके वो कोशिश है, या साउथ चाइना सी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि डायरेक्ट इसको इस तरीके से रोड बनाई जा रही है। अब इसको आगे ले जाके लाओस और वियतनाम तक अगर इसको बढ़ा दिया गया तो ये साउथ चाइना सी में भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ और भी किया गया है, जैसे अफगानिस्तान में भारत के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे कार्य किया जा रहा है, जैसे वहां पे पार्लियामेंट का विकास, रोड का विकास, या अन्य क्षेत्रों में विकास, वहां की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वो एक तरीके से सुरक्षा समझौता ही है। तो यहाँ पे भी एक भारत की मिलिट्री बेस लगभग तैयार है, अर्थात चीन के पश्चिमी हिस्से पर। अब इसके अतिरिक्त एक तजाकिस्तान क्या एक जगह है फरखोर, तो यहाँ के एयर बेस को एक मिलिट्री के लिए एक्सरसाइज के लिए या युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल करने का भी समझौता भारत ने किया है तजाकिस्तान के साथ में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि युद्ध की स्थिति में फरखोर हवाई एयरबेस का इस्तेमाल भारत कर सकता है हमले के लिए। इसके अतिरिक्त मंगोलिया के साथ भी एक समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मंगोलिया के साथ भी चीन के संबंध अच्छे नहीं है। चीन के संबंध लगभग हर देश के साथ खराब है जिसकी सीमाएं मिलती हैं। 14 देशों के साथ चीन की सीमाएं मिलती हैं और सभी देशों के साथ उसके सीमा विवाद है। इसके अतिरिक्त जो जलीय सीमा जो मिलती है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इन सारे देशों के साथ भी साउथ चाइना सी को लेकर एक विवाद चल रहा है। तो भारत उन सारे देशों को अपने पक्ष में कर रहा है। अब एक और जो महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ है वह है क्वाड। क्वाड समझौता क्या है? तो 4 देशों का समझौता है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 देश हैं। इसमें आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित समझौते हैं, जिसमें हिंद महासागर और पैसिफिक रीजन में चारों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। अब इसी के तहत जो है तो इन देशों के साथ हिंद महासागर, साउथ चाइना सी और पैसिफिक रीजन में सैन्य अभ्यास किया जाता है, और वो लगभग नियमित तौर पे किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और अमेरिका और फ्रांस के साथ में भी समझौता किया गया है कि जो भी नेवल बेस उनके हैं हिंद महासागर में, उसका इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो उसी के तहत फ्रांस के जो एक यूनियन आइलैंड है, इसका इस्तेमाल भारत कर सकता है। जिबूती में अमेरिका का भी है और फ्रांस का भी है, तो इसका इस्तेमाल वर्तमान में भारत कर रहा है। तो यहाँ पे भी काउंटर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और जो द्वीप है वो है यहाँ पे डियो गार्सिया। तो वो डियो गार्सिया अमेरिका और इंग्लैंड के नियंत्रण में है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल बेस है वहां पे। तो उस द्वीप का भी भारत इस्तेमाल कर सकता है। तो हिंद महासागर में जो चीन की जो उपस्थिति थी, उसके प्रभाव को भारत ने काफी कम कर दिया है, और बदले में उसके इस हिस्से को घेरने में और साउथ चाइना सी में अपनी पहुंच बनाई है। अर्थात जो इधर वो करने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको पूर्वी हिस्से पे वो चीज कर लिया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। साथ में अगर कुछ और अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप बतला सकते हैं। पुनः एक बार अनुरोध करूंगा आपसे कि इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दें।
धन्यवाद दोस्तों।